अरे यार, ये गलती से मुझसे डिलीट हो गया था। ठीक है, एस का मतलब स्टॉप होता है, तो जैसे ही मैंने टाइप किया तो रिकॉर्डिंग ही स्टॉप हो गई थी। तो दोबारा से देख लो यार। ठीक है, एक बहुत ही पतला सा गोल्ड फॉयल लिया था थॉमसन ने बेसिकली। अब मैं यहीं से ही समझा रहा हूँ यार, मुझसे लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, कहाँ चला गया? ये देखो, ये अजम्पशन था कि जैसे इलेक्ट्रॉन आपका एम्बेडेड होता है तो सारा का सारा पॉजिटिव रे जो है वो आपको क्या होगा, इसमें एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए और एक भी अल्फा रे इधर नहीं आना चाहिए, ऐसा उसने सोचा था। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ऐसा उसने सोचा था कि चूँकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, यानी कि ज़्यादातर अल्फा रे या मोस्ट ऑफ द अल्फा रे जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए गोल्ड फॉइल से, और कोई भी अल्फा रे तुम्हारा डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन देखो। ऑब्जर्वेशन बेसिकली ये है कि ये जो बेसिकली तुम्हारा गोल्ड फॉयल है, मैं ना चाहते हुए भी यार मेरे को साला ये सब रब करना पड़ेगा, गलती से मेरे से गलती हो गई। और देख लो यार ये क्या है बेसिकली ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका सेटअप है ना, तो उसने तो ये सोचा ना कि सारी की सारी अल्फा रे आपकी चिपक जानी चाहिए, बट हुआ क्या, ज़्यादातर अल्फा रे जो थी वो इसके आर पार चली गई। ज़्यादातर अल्फा रे उसने सोचा था कि सारी की सारी अल्फा रे चिपक जानी चाहिए, बट ज़्यादातर अल्फा रे जो थी वो इसके आर पार चली गई। ठीक है, जैसे जैसे अल्फा रे सेंटर की तरफ आ रहा था वो डिफ्लेक्ट होना चालू हो रहा था। जैसे जैसे सेंटर की तरफ आ रहा था वो डिफ्लेक्ट होना चालू हो रहा था। और ये डिफ्लेक्शन या तो बहुत छोटे एंगल से था, और कुछ कुछ डिफ्लेक्शन आपको बहुत ज़्यादा बड़े एंगल, मतलब जितना ज़्यादा सेंटर के पास जाएगा उतना ज़्यादा बड़े एंगल से। ठीक है, और एक आध अल्फा रे ऐसी भी थी जो अगर सेंटर पे एग्जैक्ट गई ना तो वहीं से वापस आकर के इधर आ गई। ऑब्वियसली साइड साइड में तुम्हारा क्या लगा हुआ है, साइड साइड में तुम्हारे जिंक सल्फाइड लगा हुआ है। तो ये जिंक सल्फाइड की ही मदद से हम लोग को पता चला कि रे जो है वो इधर आई थी। ठीक है, अब मान लो एन तुम्हारा अल्फ़ा पार्टिकल डेविएटेड है, थीटा तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन है, और टी तुम्हारा थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉयल है। तो एक ऑब्जर्वेशन जो है वो ये आया, एक ऑब्जर्वेशन तुम्हारा ये आया कि n बाई टी जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, ये रेशो। दूसरा ऑब्जर्वेशन एक ये भी आया कि जो भी तुम्हारा अल्फ़ा पार्टिकल डेविएटेड है n, अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो n इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्या बोलते हैं, n इज़ प्रोपोर्शनल टू कॉसेक टू द पावर 4 थीटा बाई 2, ये बेसिकली। और एक ऑब्जर्वेशन ये आया जिसको हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है वो देखो। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, सपोज़ करो कि ये जो आपको वॉयलेट कलर से जो दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो ऑब्वियसली जो लाइन जो उसके पास जा रही है वो क्या है, एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस। और ब्लू से जो मैंने देखा मान लो अल्फ़ा पार्टिकल है जो थीटा एंगल से डेविएट कर रहा है। तो अल्फ़ा पार्टिकल का एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये जो बी है, बी को ही इम्पैक्ट पैरामीटर बोला जाता है कि अल्फ़ा पार्टिकल का एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है के जेड ई स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। के वही आपका 12th वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड आपका एटॉमिक नंबर, और ई क्या है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ज़्यादातर अल्फ़ा रे जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई गोल्ड फॉयल से अनडेविएटेड, सेंटर की तरफ जैसे जैसे जा रहे थे ज़्यादातर अल्फ़ा रे जो थी कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, कुछ लार्ज एंगल से। एक आध रे ऐसी भी थी 1 in 15,000 या 1 in 20,000 जो वापस से अपने पाथ पे आ गई। अगर मान लो टी आपका थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉयल है तो n बाई टी का जो रेशो था वो कांस्टेंट पाया गया। मान लो अगर थीटा जो है वो एंगल है तो n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, या इसको कॉस टू द पावर 4 थीटा बाई 2 भी बोल सकते हो। और इम्पैक्ट पैरामीटर की मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अल्फ़ा पार्टिकल का फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस व्हेन इट इज़ डेविएटेड बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, अब कंक्लूजन बेसिकली क्या था, कंक्लूजन ये था कि ज़्यादातर एटम का जो हिस्सा होता है वो खाली होता है। रदर थॉमसन ने बोला कि नहीं भरा होता है, इसने बोला कि नहीं भरा हुआ नहीं खाली होता है, तभी तो अल्फा रे आर पार चले गए।
हर सेंटर ऑफ एटम में कोई पॉजिटिव चार्ज रीजन रहा होगा, जिसकी वजह से अल्फा रे जो है वो डिफ्लेक्ट हुई। उस छोटे से पॉजिटिव चार्ज रीजन को नाम दिया गया न्यूक्लियस, और ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जिस तरह से प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और अगर इस रिवोल्यूशन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस से काउंटर बैलेंस हो जाता है, जिससे एटम ओवरऑल तुम्हारा स्टेबल होता है। ये सब थ्योरी दी थी, ठीक है। अब यार मैंने तो डिटेल में ही समझाया था, बट वो कनेक्शन ही कट गया, तो मैं क्या ही करूँ। तो ड्रॉबैक इसका ये था, ड्रॉबैक ये यहाँ पे जो इसने कंपेयर कर दिया ना कि सन न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन प्लैनेट है, ये गलत था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है वो चार्ज पार्टिकल है, जबकि सन और प्लैनेट जो है चार्ज पार्टिकल नहीं है। हालांकि बहुत ही फालतू सा ड्रॉबैक है, बट इसी फालतू के ड्रॉबैक से और सारे ड्रॉबैक निकल गए। कि उसने बोला सर्कुलर ऑर्बिट, तो लोगों ने पूछा कि सर्कुलर ऑर्बिट ही क्यों, एलिप्टिकल ऑर्बिट भी तो हो सकता था। तीसरा ड्रॉबैक ये कि किसी ऑर्बिट में कितने पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 है 2 है, वो नहीं बता पाया। और अगर वो घूम रहे हैं तो किस वेलोसिटी से घूम रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से घूम रहे हैं, एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ों को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और एक तुम्हारा ये पार्ट जो कि है तुम्हारा मैक्स प्लैंक एनालॉजी। मैक्स प्लैंक एनालॉजी क्या है यार, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो ना ऐसा स्पाइरल पाथ बना के होना चाहिए। लेकिन एटम में ये कहानी नहीं होती, क्योंकि अगर एटम के अंदर ये कहानी होती तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता। तो ये सारी चीज़ें नहीं समझा पाए, तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे। अब अगले थ्योरी को आने में ना 20 साल लगे। बोर की जो थ्योरी थी उससे पहले और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, तो हम लोग उन डेवलपमेंट्स को पढ़ेंगे। बट आपको ये कुछ बेसिक्स है वो पता होने चाहिए, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने पहले से कहाँ से लिख के रखा हुआ था, मैं तो यार सीधे रिकॉर्ड ही कर रहा था, मुझे थोड़ी पता था कि कनेक्शन ही कट चुका है। तो मान लो E स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, E एलिमेंट, Z का मतलब एटॉमिक नंबर और A का मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब कितने प्रोटॉन हैं, और न्यूट्रल एटम में तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि मान लो यूरेनियम है 92 और 238, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 92, चूँकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 92, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर देना, तो 238 माइनस 92, अब जो भी वैल्यू होगी। जैसे मान लो एक और एग्जांपल है कार्बन का 14C कार्बन, तो 6 है तो इसका मतलब प्रोटॉन कितना हो जाएगा 6, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 6, और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए 14 माइनस 6 यानी कि 8 न्यूट्रॉन। मान लो ऐसा चार्ज वाला ले लिया मैंने, तो ये जो 8 दिख रहा है ना, 8 तो आपको प्रोटॉन होगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर इसमें 2 नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 17 में से 8 चले गए तो तुम्हारा 9 हो गया। एक एग्जांपल और देख लो ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो Na+ है, इधर 11 और इधर 23, तो प्रोटॉन तुम्हारा यही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब ये 11 नहीं होगा, अब ये 10 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 23 माइनस 11, इसको सॉल्व कर लेना, मेरे ख्याल से 12 आएगा, तो ये आपका न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक ये आपको बेसिक पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की थी, E गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का किसने किया था, जेम्स चैडविक। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे किसने फाइंड किया था, R.A. मिलिकन ने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ना JEE वालों को ना नीट वालों को, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज भी सेम होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मान लो अगर आपको पूछे चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19, इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना और खुद से देखना क्या वैल्यू आती है। जो वैल्यू आएगी ना वो वैसे आएगी 96498 कूलम। इसको मैंने क्या बोलते हैं राउंड ऑफ करके लिखा है 96500 कूलम, ठीक है। और इसको 1 फैराड बोला जाता है, फैराडे ने बेसिकली दिया था। प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होगा बट पॉजिटिव में।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 और न्यूट्रॉन का कितना है 1.675। यानी कि इन तीनों में सबसे भारी कौन है, न्यूट्रॉन सबसे भारी है। और अगर बाय चांस 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालने को है तो वही मास को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना आएगा 1 मोल 0.55 मिलीग्राम, प्रोटॉन का मास कितना आएगा 1 ग्राम और न्यूट्रॉन का कितना आएगा 1.008 ग्राम। तो हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं बाकी के जो पार्ट है उसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली करेंगे। ठीक है, ये आज इसमें 2 रिकॉर्डिंग चली गई, चलो कोई बात नहीं।